हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है कि जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 और उसके बाद। क्वेश्चन क्या आया है? वक्त काफियान का एक सैनिक था। वक्त काफियान एक सैनिक था। कहाँ का सैनिक था? वक्त काफियान वॉज सोल्जर फ्रॉम। वक्त काफियान कहाँ का सैनिक था? क्या वो मेरठ का था, या आगरा का सैनिक था, या बरेली का था, या दिल्ली का था? देखा जाए तो आंसर है वाक़यात का काफियान जो था एक सैनिक था और वो भी बरेली का। ऑप्शन सी सही है, जो है बरेली का सैनिक था। वक़ात काफियान खां जो है एक सैनिक थे जो बरेली के। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस किसने बनने होते थे? किससे बने होते थे? समझ में आया कि भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस किसके बने होते थे? और यही कारतूस जो थे 1857 की जो है विद्रोह का बिगुल बजाने के लिए तैयार थे। तो क्वेश्चन है the graces are cartridges given to be Indian soldier was the made what? You know that question here. The graces are cartridges given to be Indian soldier was made of what? ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो क्या मुर्गी की चर्बी से बनाई गई थी, या बी कुत्ते की चर्बी से, या सी बकरी और भेड़ की चर्बी से, या डी गाय और सुअर की चर्बी से? तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस किसके बने होते थे। तो आपको तो पता ही होगा कि जो भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस थे वो गाय और सुअर के बने होते थे, क्योंकि आपको पता है कि गाय हिंदुओं की माता होती है और वो लोग उनके चर्बियों को मुंह में नहीं रख सकते थे। और सुअर जो है मुसलमानों के लिए हराम होता है, उनके शब्द सुन के ही वो लोग नापाक हो जाते हैं। इसलिए इस चर्बी के कारण ही 1857 का विरोध का जो है बिगुल बजाई गई थी मंगल पांडे के द्वारा। तो भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी जो थे, जो कारतूस थे, वो थे गाय और सुअर की बनी होती थी। यानी ऑप्शन डी सही है। The fat of cow and pig. Option D is correct here. अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित निवासियों में से किसी एक रेजिमेंट में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया और बेगम हजरत महल की सेना ने उसे मार डाला। तो समझ में आया? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित निवासियों में से किसी एक रेजिमेंट में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया और बेगम हजरत महल के सेनाओं ने उसे मार डाला। अमंग द फ्लोइंग डिसिडेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु वाज द फर्स्ट टू बी टेक अ रिफ्यूजी इन द डिसिडेंस एंड किल्ड बाय द फोर्स ऑफ बेगम हजरत महल? यू नो दैट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर, अमंग द फ्लोइंग डिसिडेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु वाज द फर्स्ट टू बी टेक रिफ्यूजी इन रेजिडेंसी and killed by the force of Begum Hazrat Mahal. The name of regiment Angrez British regiment here. The option John Nicholson, option B Sir Harry Arens, C John Lawrence, D Henry Havelock. You know that question is very interesting. किसको जो है रेजिमेंसी में शरण लेने के मजबूर किया गया और बेगम हजरत महल ने के सेनाओं ने उसको मार के जो है ख़त्म कर दिया, यानी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को साथ ऐसा ही करना चाहिए। तो वो था सर हेनरी लॉरेंस। यानी ऑप्शन बी सही है, सर
हेनरी लर्नेस को जो है हजरत महल के सेनाओं ने मार डाला था। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई चुक के सिद्धांत के तहत भारतीय शासक कौन थे? देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई चुक के सिद्धांत के तहत भारतीय शासक कौन थे? हु वाज द इंडियन रूलर अंडर द डॉक्ट्राइन्स ऑफ द लेप्सी इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी? Who was the Indian ruler under to the doctrine of the लेप्सी introduced by the Lord Dalhousie? The option है उन्हें अपने राज्य से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वह विदेशी शासकों के साथ संबंध नहीं रख सकते थे। उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी। या डी सेना नहीं रख सका। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड डलहौजी जो चुक सिद्धांत चलाई गई थी, चुक सिद्धांत यानी लैप्स इंट्रोड्यूस की गई थी, लैप्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्सी, वो किस पे आधारित थी? तो देखा जाए तो आंसर है दे आर नॉट अलाउड टू अडॉप्टेड एंड देयर टू बी अ थ्रोन। ई मीन्स उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी। ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। लॉर्ड डलहौजी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनको जो है काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट के लिए जाना जाता है। उन्होंने रेलवे की भी जो है शुरुआत यहाँ पर की भारत में, लेकिन उन्होंने एक कानून लगा दी जिसके कारण भारत में जो है युद्ध का बिगुल बज गई। वो थी कि उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति नहीं थी। कोई भी राजा जो था, कोई भी बच्चा का उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकता था। तो ये जो थी चुक सिद्धांत के अंतर्गत आती थी। इसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपके समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, ईसाई मशीनरी ने किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की? ईसाई मशीनरी ने किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की? नीचे दिए कथनों में से वह कथन चुने जो मिशनरी के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन है, ईसाई मशीनरी स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे और वो जहां तक कि उसके पास जमीन और संपत्ति भी थी। बी कहता है ईसाई मिशनरियों ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया। सी कहता है ईसाई धर्म में परिवर्तन एक भारतीय पूर्वजों की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता था। और डी कहता है ईसाई मिशनरियों को ईसाई बना दिया। तो क्वेश्चन है, in what way did the Christian missionaries help to the British East India Company? From the statement given to below, choose the one of that is not true with the respect to be the missionary. There is a not true with the respect to the missionary. Option A, the Christian missionary functioning freely and even own land and property. Option B here, the Christian missionary did not be encourage their education of women. Option C, an Indian converted to the Christianity could inherit their property and assets. And option D, the Christian missionary converted the people as the Christian. क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। यहाँ पर आपको बता दूं मैं बात कि चंद ब्रिटिश सिपाहियों ने भारत के करोड़ों आबादियों पर कब्जा कर लिया। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका तो साफ मतलब बनता है कि हमारे भारत वासियों में एकता नहीं थी। और आज भी वही चीज़ देखने को मिलता है। आज भी भारत की एकता को कुछ चंद नेताओं के प्रवान चढ़ रहे हैं। आज भारत में भी एकता की जो है एक नई लहर चला दिया गया जिसमें ख़त्म करने की पूरी जोर लगाई गई है। भारत की एकता को ख़त्म करने के लिए ये सारे के सारे जो है मंत्री लोग लगे हुए हैं। और शायद आने वाला समय में फिर से कोई व्यक्ति आएगा जो पूरे ही देश पे कब्जा करके चला जाएगा, जैसे अंग्रेज़ के समय हुआ था। कहते हैं अंग्रेज़ कुछ ही थे,
और उन्होंने भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाले देश पे बहुत ही आसानी से कब्जा कर लिए। मैं और एक घटना बता दूं आपको कि जब भारत में मुगल की आगमन हुआ, जब भारत में बाबर एंट्री किया, तो बाबर उस समय 10,000 से भी कुछ सैनिक लेके भारत में एंट्री किया था और उसका सामना करोड़ों के सैनिकों से होने वाली थी। लेकिन 10,000 सैनिक ने 1 करोड़ सैनिक को हरा दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की जो है नींव रख दी गई। तो कहीं वही संकट तो आने वाला नहीं है, क्योंकि देखा जाए, कहते हैं घर का भेदी जो है सबको नष्ट कर देता है, और जो हमारे देश में धर्म के नाम पे जो ये प्रबंध अपना रहे हैं वो देश को तबाह कर देंगे। क्या देखा जाए संविधान में ये बात क्यों लिखी गई थी कि भारत एक जो है लोकतंत्र देश है, यहाँ पर जो है ये सेक्युलरिज्म है, यहाँ पर कोई धर्म नहीं है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। क्यों लिखते टाइम इस बात को जो है महत्वता दी गई, और आज बड़े बड़े नेता इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज धर्म के प्रचार ही चारों तरफ बड़े बड़े नेता लोग कर रहे हैं और भारत को जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहते हैं जब तक आप प्रचार कीजिएगा भारत टूटेगा ही, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, दिल से लगा के रखते हैं, तो आप अपने घर में लगा के रखिए, इसको ऑफिस में लेके ना जाइए, इसको जो है दूसरे लोगों तक ना ऐसे कीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश की एकता खंडित होता है। और आने वाला समय में देखिए फिर भारत का जो है एकता के लिए बहुत बड़ा सबब बनेगा, क्योंकि हमारे देश की एकता जो है बड़े बड़े नेता लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। वही बात है ना, कहते हैं मुंह में राम राम है और बगल में छुरा चला रहे हैं। तो वही सिस्टम आज हमारे समाज में भी हो गया है। और यही कारण था कि ईसाई मसीह ने जो है ब्रिटिश शासन की मदद की, जिसके कारण भारत को जो है बहुत तरह के प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। तो देखा जाए अगर हम ऑप्शनों की तरफ नज़र करें तो ईसाई मसीह स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे और यहाँ तक कि उनके पास ज़मीन और संपत्ति भी थी। तो ये बात सत्य थी, इसमें कोई झूठ नहीं है। ईसाई धर्म में परिवर्तन एक भारतीय पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकारी हो सकता था, तो सी ऑप्शन भी यहाँ सही है। और डी कह रहा है ईसाई मशीनरी के लोगों में ईसाई बना दिया, ये भी बात सही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनर ने ये पूछ रखा था कि कौन सी बात जो है सत्य नहीं है, गलत है। तो ये गलत ये था कि ईसाई मशीनरी ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं किया, जो बिल्कुल गलत है। ईसाई मशीनरियों में शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी, तो वो बात सत्य थी। लेकिन ये बात जो यहाँ लिखी गई है बी स्टेटमेंट में कि ईसाई मशीनरी ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित न किया, वो गलत है। यानी ये जो है नॉट अ ट्रू। द क्रिश्चियन मिशनरी डिड नॉट बी encourage the education of women. It is a not a true, it is a false. It means to the B option is correct here.